हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के टॉपिक को जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मिक्स टीचिंग मेथड बताया था, जिसको हिंदी में मिश्रित शिक्षण पद्धति भी कहते हैं, और वो लघु समूह की शिक्षण विधियां हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति को हम जानेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, उन सभी विधियों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको करना है क्या कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत जो कुछ भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर और समझ में आ जाए। देखिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति को हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, बस पेशेंस के साथ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर उसके बाद आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि ये टॉपिक मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में हम जानेंगे कि आखिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति होती क्या है। तो इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद से इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको भी मैं बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। इसको इंग्लिश में लर्नर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। और यहां शिक्षार्थी की जगह विद्यार्थी भी आपको देगा, लर्नर भी देगा, तो ये भी आपको समझ लेना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। शिक्षार्थी का मतलब जब भी आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हो तो उस समय केंद्र में जो है विद्यार्थी आपका होना चाहिए। केंद्र का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी सीखना चाहेगा, चाहे वो बोर्ड पे लिख कर सीखना चाहता है, और या तो वो लेक्चर के माध्यम से समझ पाता है या प्रैक्टिकल माध्यम से समझ पाता है, उसी प्रकार से आपको टीचिंग करनी होगी। यानी कि साफ साफ यहां पर बात ये स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी सीखेगा उसी प्रकार से शिक्षक उसे सिखाएगा। वो पद्धति आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो गया। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिख रखे हैं, उसको भी मैं बताता हुआ चलता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ये विधियां विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब देखिए, जो उनकी व्यक्तिगत नीड होगी, जैसे कि वो खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं या प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो उनकी नीड्स को भी फुलफिल करना होगा, तभी जाकर जो है यहां पर आपका शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। यानी कि जो भी उनकी व्यक्तिगत जरूरत होगी अध्ययन करने के दौरान, उन सभी को जो है आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी जाकर जो है आपका शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण पद्धति होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी को पता है कि विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। आप देखते हैं कोई विद्यार्थी बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है, कोई विद्यार्थी ऐसा होता है बहुत धीरे धीरे सीखता है, कोई विद्यार्थी आपको ऐसा मिल जाएगा जो बहुत ही स्लो सीखता है। तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि यहां पर आप शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं। यानी कि बच्चा जैसा चाह रहा है सीखने के लिए, विद्यार्थी जैसा चाहेगा सीखने को, वैसे ही शिक्षक को सिखाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण में एक बृहत्तर शिक्षा प्रणाली में वांछनीय हद तक समायोजित किया जा सके। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से शिक्षक यह प्रयास करता है कि जो अलग अलग तरह के विभिन्नताओं वाले बालक हैं, चाहे धीरे सीखते हैं या जल्दी सीख जाते हैं, उन सभी को एक साथ उनको पढ़ाना होता है। तो कोशिश यही किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ समायोजित करके जो है यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति को पूरी तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये भी लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित वर्णन किया गया है। देखिए, यहां पर मैंने टाइप इसको कर दिया व्यक्तिगत शिक्षण विधियां। इसको ही शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति या लर्नर सेंटर्ड मेथड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहा जाता है। तो यहां पर व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निम्नलिखित वर्णन किया गया है। इन विधियों को मैं नीचे आपको एक माइंड मैप के थ्रू बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहो तो हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक पीडीएफ भी खुद से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक नोट्स अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब देखिए, उम्मीद करता हूं इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने यही बताया कि जब भी विद्यार्थी
जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उसी प्रकार से शिक्षक को सिखाना चाहिए। ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। अगर अध्यापक केंद्रित पद्धति के अंतर्गत बात किया जाए तो वहां पर अध्यापक केंद्र में होता है, यानी कि अध्यापक जिस प्रकार से विद्यार्थी को सिखाना चाहता है विद्यार्थी को उसी प्रकार से सीखना होगा। लेकिन यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, ये आपको याद रखना। उल्टा का मतलब जिस प्रकार से विद्यार्थी सीखना चाहता है उसी प्रकार से शिक्षक को सिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आए, कुछ भी डाउट रह जाता है, हर स्लाइड में कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो तथ्य है वो अच्छे तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करूं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो आप यहां पर डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि मैंने एक माइंड मैप क्रिएट करके रखा है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उनको मैंने माइंड मैप के थ्रू जो है यहां पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आए। तो चलिए इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स की एक पिक लगा रखी है, उसके बाद से नीचे लिख रखा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पर केंद्र जो है टाइप में मिस्टेक है, तो ये आपका विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता है, ऊपर मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया। इसमें सबसे पहले विधि जो आती है आपकी वो है आपका अभिहस्तांकित कार्य, जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट वर्क भी कहा जाता है। एक और हिंदी इसकी होती है सुपुर्द नियत कार्य, ये भी आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है कि शिक्षक जो है अलग अलग विषयों से जो है विद्यार्थियों को जो है असाइनमेंट वर्क देते हैं, और विद्यार्थियों को करना क्या होता है कि उन असाइनमेंट वर्क को कंप्लीट करना होता है और उसके बाद से स्कूल में सबमिट करना होता है। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल में आपको यह समझना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं। इसके बाद से नेक्स्ट यहां पर आपका हो जाएगा वो है आपका कार्यक्रम अनुदेशन, जिसको इंग्लिश में यहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपको यहां समझ लेना है कि शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां पर है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है शिक्षण में। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आपका है परस्पर संवादात्मक वीडियो, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियो मेथड भी कहा जाता है। जैसे इंटरनेट पे आप या यूट्यूब पे बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, तो ये इसी का रूप होता है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका मुक्त अधिगम। तो देखिए मुक्त अधिगम में होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है कि आप स्कूल में या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके जो है एजुकेशन ले। ये एक तरीके से ओपन होता है पूरा, यानी घर बैठे ही आप चाहो तो कोई भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और उसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स को, और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में मैं नीचे आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है आपका सतत अनुकरण विधि। देखिए सतत अनुकरण को इंग्लिश में यहां पर बोला जाता है सिमुलेशन, ये आपको याद रखना है। तो इस विधि के अंतर्गत अगर किसी भी विद्यार्थी को प्रशिक्षित किया जाता है या किसी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए कृत्रिम जो है वातावरण तैयार किया जाता है। जैसे कि एक मान लीजिए कि अंतरिक्ष यात्री है या एस्ट्रोनॉट है, तो वो गुरुत्वाकर्षण में रहने की उसको आदत होती है। अगर स्पेस में जाना है तो उसको जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ेगा। तो उसको किया क्या जाता है कि एक कृत्रिम जो है वातावरण में जो है उसको जीरो ग्रेविटी में प्रशिक्षित किया जाता है। और उसी प्रकार से एक पायलट भी होता है, उसको डायरेक्ट प्लेन चलाने के लिए नहीं दिया जाता है, पहले उसे एक सिमुलेशन में पहले प्लेन चलाने की जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद से ही वो प्लेन उड़ा सकता है। इसके बारे में भी डिटेल में मैं नीचे बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका अनुमानी विधि। देखिए अनुमानी विधि को इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है, और इसका एक और हिंदी अन्वेषण विधि भी इसको कहते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में नीचे देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक खोज विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। तो ये सारी विधियां जो है आपके स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी को एक एक करके मैं डिटेल में डिस्क्राइब भी करूंगा और उसके बारे में काफी कुछ आपको बताऊंगा। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उतना सारा कुछ मैं तथ्य यहाँ पर टाइप कर रखा हूँ, सारा एक्सप्लेन भी करूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये माइंड मैप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एक करके इन विधियों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपको अभिहस्तांकित कार्य यानी असाइनमेंट वर्क को बहुत ही डिटेल में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है अभिहस्तांकित कार्य, जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट वर्क भी
कहा जाता है। आप सभी को पता है कि हाई स्कूल और 12th में भी जो है असाइनमेंट वर्क दिए जाते हैं और उसके मार्क्स जो है आपके बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें टोटल नंबर्स में भी जोड़ते हैं। तो ये असाइनमेंट वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में जानना भी आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इस विधि का उपयोग छात्रों के ज्ञान के विशेष प्रायोजन के रूप में किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षण करना और संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना आदि। तो बेसिकली असाइनमेंट वर्क में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अलग अलग शिक्षकों के द्वारा अलग अलग विषयों में आपको असाइनमेंट वर्क दिए जा सकते हैं। और ये किस लिए दिए जाते हैं? जानकारी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो भी तथ्य और डेटा होता है वो आपको खुद से फाइंड करना होता है, शिक्षक बस मार्गदर्शन आपके लिए करता है। जब आपको असाइनमेंट वर्क के अंतर्गत अलग अलग तथ्यों को जो है यहाँ पर इकट्ठा करना होता है या जानकारियों को प्राप्त करना होता है, तब उस स्थिति में आप सर्वेक्षण करते हैं। संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाने का भी जो है यहाँ पर आपको काफ़ी अवसर मिलता है असाइनमेंट वर्क में, यानी खुद से संख्यात्मक जो समस्याएं होती हैं मैथ के सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट वर्क जो है बेसिकली किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए, संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस विधि में शिक्षक का महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है और शिक्षक इस विधि के अंतर्गत कार्य की योजना तैयार करते हैं और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। अब देखिए ये जो असाइनमेंट विधि है या असाइनमेंट वर्क का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो कुछ भी असाइनमेंट होता है पहले से जो है शिक्षक को प्लान करना होता है किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का असाइनमेंट जो है बच्चों को देना है और टोटली मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन का मतलब ये नहीं कि सारा तथ्य या सारा जानकारी जो है शिक्षक आपको बताएगा, बस जहां आपको समस्या होगी वहां पर शिक्षक आपका मार्गदर्शन करेगा। यही यहां पर मैंने बताया है। देखिए शिक्षक इस विधि के अंतर्गत कार्य की योजना तैयार करता है, यानी किस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट करना है वो टॉपिक फाइंड करेगा और कैसे कैसे करना है सारा कुछ आपको बताएगा और उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करता है। यानी टॉपिक आपको दे दिया कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, और वहां से जो है आपको जानकारी खुद से इकट्ठी करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो शिक्षक आपका मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह किसी भी विषय पर तैयार किया जा सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहां पर आपका असाइनमेंट तैयार नहीं हो सकता है। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, साइंस हो, इन सभी विषयों में जो है असाइनमेंट वर्क जो है किया जा सकता है। लेकिन यह इस प्रकार होना चाहिए कि छात्र उसे केवल पुस्तकों से कॉपी न करे। यहां पर एक चीज दिया गया है कि बचना चाहिए विद्यार्थियों को, या इस प्रकार से असाइनमेंट वर्क दिया जाना चाहिए कि छात्र केवल जो बुक्स होती है उसी में से तथ्यों को इकट्ठा न कर ले, वो अलग अलग रिसोर्सेज तलाशें, इंटरनेट का प्रयास लें या लोगों से पूछें, अपने बड़े जो जानकार हैं उनसे पूछें। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर सारा कुछ होगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि पूरा बुक से ही बच्चे ज़्यादातर देखते हैं असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट होता है कि आपकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, कह लीजिए सर्वेक्षण करना, अलग अलग जगहों से जानकारी प्राप्त करना, वो विकसित किया जा सके। अगर सारा कुछ आपने तुरंत इंटरनेट से एक झटके में किसी और के असाइनमेंट जो है कॉपी कर या पुस्तक से सारा कुछ जो है कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वहां पर ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा सा यहां पर एक समस्या, इसे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए इस विधि की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, यानी गुण और अवगुण हैं। जैसा कि मैंने पिछली जितनी भी शिक्षण पद्धतियां थी उसके बारे में भी बताया था, तो इसमें भी हम देखेंगे। जितने भी शिक्षण विधि मैं आपको बताऊंगा उसमें जो उनके गुण और अवगुण होंगे या मेरिट या डिमेरिट्स होंगे उन सबको बताता हुआ चलूंगा। तो अभी फिलहाल में हम हस्तांकित कार्य यानी असाइनमेंट जो विधि है उसके गुण को देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस विधि में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक मार्गदर्शन कर रहा है तो स्वतंत्र रूप से जो है छात्र काम कर सकते हैं। अब उनको इकट्ठा करना है डेटा, उनको तथ्य फाइंड करना है, तो स्वतंत्रता यहां पर मिलती है छात्रों को। इसके साथ ही साथ यह विधि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि यहां पर शिक्षक बस मार्गदर्शन का काम कर रहा है, बाकी सारा काम छात्र कर रहे हैं। तो यहां पर छात्र का जो है समस्या समाधान की जो कौशल होता है और विश्लेषणात्मक क्षमताएं जो होती हैं, यानी डाटा को विश्लेषित करना, ये सारे कौशल का विकास हो सकता है। इसके साथ ही साथ यह विधि छात्रों को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी क्रिएटिव माइंड का, यानी खुद से सारा कुछ करना है तो आपकी क्रिएटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज थी जो इसके गुण हैं, मेरिट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और कुछ डिमेरिट्स हैं उसको भी आप देख लीजिए। देखिए यदि कार्य को सावधानी से आयोजित न किया जाए
तो छात्र एक दूसरे की सामग्री को अनुकृत कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी विद्यार्थी ने अपना असाइनमेंट खूब मेहनत करके कंप्लीट किया, तो दूसरे छात्र ने फोन लगाकर उसको बोला कि भाई आपका कंप्लीट हो गया असाइनमेंट वर्क, तो दे दो मैं कॉपी कर लूं। तो यहां पर सभी छात्र को अपने स्तर से जो है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, न कि कॉपी करना है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है असाइनमेंट विधि में। तो उम्मीद करता हूं अभी हस्तांकित कार्य या असाइनमेंट विधि आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आइए अगली जो शिक्षण विधि है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी यहां पर टीचिंग मेथड्स है वो है आपका क्रमोद्देशित निर्देश, जिसको इंग्लिश में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब देखिए इसको हम डिटेल में यहाँ पर सब कुछ 2-3 बिंदु है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स है जिसके अंतर्गत मैं सारा कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्रमोद्देशित निर्देश विधि जो है या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी खुद से जो है यहाँ पर सीखने के लिए तत्पर होते हैं या खुद से सीखने का प्रयास करते हैं। जो भी उनको पुस्तक मिल जाए, जो भी सीखने के संबंध में उपकरण मिल जाए, उस सारी कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है कि मूल रूप से 1950 के दशक के मध्य में व्यवहारवादी बीएफ स्किनर द्वारा पेश किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि क्रमोद्देशित जो शिक्षण विधि किसके द्वारा जो है यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था, तो 1950 के दशक में व्यवहारवादी बीएफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा ये पेश किया गया। ठीक है। क्रमोद्देशित निर्देश एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत शिक्षार्थी बिना शिक्षक के सीखने के लिए विशेष रूप से तैयार पुस्तकों या उपकरणों का उपयोग करता है। यानी कि जो बच्चे खुद से सीखते हैं उनके लिए विशेष रूप से पुस्तक और उपकरण तैयार किए जाते हैं और उसी के माध्यम से जो है विद्यार्थी सीखते हैं। जैसे कि जब छोटी कक्षाओं में अगर आप देखेंगे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत सारे शैक्षिक उपकरण तैयार किए जाते हैं। जैसे गिनती सीखने के लिए बैकस होता है जिसमें ऐसे इस तरीके से आपका होता है और इस प्रकार से गिनती सीखने के लिए छोटे छोटे इस तरीके से लगे होते हैं, तो खुद से वो गिनती सीख जाता है ऐसे ऊपर गिन गिन के 1 2 3 इस तरीके से करके। तो ये कुछ टूल्स होते हैं। कुछ स्पेशल पुस्तकें आप देखते हैं कि बड़े बड़े उस पर फिगर्स बने होते हैं, जैसे अल्फाबेट सिखाना हो और उससे संबंधित फिगर्स बने होते हैं, तो खुद से सीखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्रमोद्देशित निर्देश किस प्रकार से काम करता है यहाँ पर। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बताया कि इसका उद्देश्य शिक्षकों को वर्तनी, अंगणिती और पढ़ने जैसे बुनियादी शैक्षणिक विषयों को पढ़ाने में निहित बोझिल अभ्यास और दोहराव वाली समस्या समाधान से मुक्त कराना है। यानी कि एक बार अगर बच्चे को बता दिया गया और उसके बाद से जो है जो स्पेशल जो यहाँ पर पुस्तक उनके लिए बनाई जाती है, उपकरण बनाए जाते हैं, उनके माध्यम से जो है बच्चे अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास कराने के लिए जो है शिक्षक थोड़े से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्रमोद्देशित निर्देश यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड को जो है बनाया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके गुण जो अवगुण है उसे देख लेते हैं, मेरिट और जो डिमेरिट्स होती हैं। तो सबसे पहले गुण को देखते हैं। तो देखिए ये नियमित रूप से प्रतिपुष्टि के रूप में काम कर सकती है, यानी तुरंत उनको बच्चों को सारा कुछ वहां पर ये जो स्पेशल पुस्तक और उपकरण होते हैं उसके माध्यम से समझ में आ जाता है। इसके बाद से यह शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और यह किसी भी विषय के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सक्रिय सहभागिता होगी ही, क्योंकि उसके लिए जब खुद से सीखना है तो विशेष पुस्तक और उपकरण बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से सक्रिय सहभागिता उनमें होगी ही होगी। इसके साथ ही साथ डिमेरिट्स कुछ हैं, जैसे कि इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है, क्योंकि वो खुद से सीखता है, प्रेरित करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सिमिलर एज में सारे विद्यार्थी वहां पर होंगे। तो ये इसकी डिमेरिट्स है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं क्रमोद्देशित निर्देश जो विधि है या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां पर भी आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा और भी सरल जो है तथ्यों को करूंगा ताकि आपको समझ में आए। आइए अगली जो टीचिंग मेथड्स है या अगली शिक्षण पद्धति है उसे देखते हैं। अगली जो टीचिंग मेथड्स हमारी है वो है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी कहा जाता है। तो आप सभी को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जब माइंड मैप के थ्रू कि आज के वर्तमान समय में कंप्यूटर का एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, पढ़ाने के लिए भी और अध्ययन करने के लिए भी। तो देखिए सारा कुछ मैं एक एक पॉइंट्स में मैंने लिख रखा है, उसको पढ़ता भी हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से है। यानी कि जब भी आप कुछ भी सीखते हैं कंप्यूटर पे, जैसे लेक्चर्स भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं या आपको कोई कैलकुलेशन भी करना है तो कंप्यूटर की आप हेल्प लेते हैं। यानी कंप्यूटर बहुत ही जल्दी जो है आपको प्रतिक्रिया देता है। अगर कुछ भी आप जैसे इंटरनेट से कनेक्ट है, गूगल से ही आपने कुछ तथ्य सर्च किया तो तुरंत जो है आपका वहां पर एक तरीके से प्रतिपुष्टि के तौर पे या तुरंत आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पर यही बताया गया कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया के
सूचना प्रवाह से जो है, यानी सूचना प्रवाह यहां पर बहुत तेजी से होता है। इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, सीखने की जरूरत है बस। इसके बाद से मैंने बताया कि कंप्यूटर में किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना से अधिक शीघ्रता से और सही जानकारी प्रदान करने एवं छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि देने की क्षमता होती है। यानी कि जो आपकी पुस्तक होती है वो सीमित कंटेंट होता है, टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप है उसमें भी सीमित कंटेंट होता है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो आप बहुत सारी सूचनाओं को बहुत ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। जो तथ्य आपको चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो सर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी गूगल आपको सामने तथ्य दे देता है सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं। यानी बहुत जानकारियों में से जो आपको जानकारी चाहिए वो आपको बहुत ही कम समय में विद इन सेकेंड में जो है आपको मिल जाती है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आधारित शिक्षण में, जो कि आपकी पुस्तक और वीडियो टेप में पॉसिबल नहीं है। इसमें जानकारियां बढ़ती जाती हैं, एक बुक जो है मोटी हो जाएगी, कैरी करना भी आसान नहीं है, ठीक है, आपका पूरा घर भर जाएगा। तो आजकल देखेंगे वर्तमान में ई बुक का प्रचलन है। इंटरनेट जो ई बुक होता है आपका, ई बुक एक तरीके से पीडीएफ होती है बुक की, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध मिल जाएगी वहां से, जैसे कि गूगल बुक का जो प्ले बुक होता है वहां पर भी अलग अलग जो है सब्जेक्ट से आपको ई बुक मिल जाएगी। फिर उसके साथ ही साथ अमेजॉन का किंडल एक एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी ई बुक मिल जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ई बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। वो भारी भरकम नहीं होती है, उसको उठाना नहीं पड़ता, ईजी टू एक्सेस होता है, आसानी से आप कहीं भी अपने फोन में भी उसे एक्सेस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण आपको क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर पे बहुत ही आसान इस समय जो है एजुकेशन हो चुका है, शिक्षण भी आसान हो गया है। देखते नहीं आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे शिक्षक जो ऑनलाइन कंप्यूटर से जो है पढ़ाते हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपका है कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बैठे भी हुए हैं कंप्यूटर पे, इस प्रकार की मैंने इमेज यहाँ पर लगा रखी है। कोई मैप, वर्ल्ड मैप देख रहा है, वर्ल्ड मैप के थ्रू जो है उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, या आप पूरे मैप के थ्रू पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट कह लीजिए, अलग अलग कंट्रीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी होती है बहुत शीघ्रता से आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, गुण और अवगुण के बारे में। तो देखिए इस विधि में काफ़ी लचीलापन होता है, इन्फॉर्मेशन आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी जो है आपको यहाँ पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिल जाता है, शीघ्रता के साथ जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये तो वो कुछ मेरिट्स की बात हो रही है। डिमेरिट्स इसके क्या है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, वो शायद इसे अफोर्ड न कर पाएं, तो उसके लिए भी कई सारे प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बस माइनर प्रॉब्लम्स है, बाकी ये काफ़ी इफेक्टिव है, आप सभी जानते हैं, और वर्तमान समय में चल रहा है तो कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कंप्यूटर आधारित शिक्षण आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली जो शिक्षण विधि है उसे देखते हैं। देखिए अगली जो विधि हमारी यहाँ पर है वो है परस्पर संवादात्मक वीडियो, जिसको इंग्लिश में इंटरेक्टिव वीडियो मेथड भी कहा जाता है। तो अब इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शिक्षण की इस विधि को संज्ञानात्मक, मनोसंचालक और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बेसिकली ये वीडियो का ही एक फॉर्मेट होता है, वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी तथ्य पे ही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो डायरेक्ट आप गूगल में सर्च करके कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं, या तो फिर यूट्यूब पे आप सर्च करके उसकी अगर क्लास, अगर कोई वीडियो बनी है उस पर तो सर्च में आ जाता है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका इंटरेक्टिव मेथड होता है, क्या, परस्पर संवादात्मक जो वीडियो मेथड है आपका। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और शिक्षण की इस विधि में संज्ञानात्मक, मनोसंचालक, भावात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको नियोजित किया जाता है या नियोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि यह विधि शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से यानी रैंडमली उपलब्ध कराने में सहायक होती है। रैंडमली का मतलब आपको क्रम से जो है कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो भी तथ्य आपको चाहिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उसको उपलब्ध कराने में जो है परस्पर संवादात्मक वीडियो या इंटरेक्टिव मेथड काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि जिससे शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मेथड के अंतर्गत। इसमें मैंने बताया कि इंटरेक्टिव वीडियो का सार वीडियो अनुकरण के अनुभव के साथ साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों से है।
अब देखिए वीडियो की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे यूट्यूब पे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उससे संबंधित आप उस टॉपिक को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे शिक्षकों की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती होगी आप उस वीडियो को प्ले करेंगे और अपने टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बहुत सारी आपको छवि यानी कि चित्र देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत कुछ जो है आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है डायग्राम्स के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर इंटरेक्टिव वीडियो या परस्पर संवादात्मक वीडियो जो मेथड है या विधि है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो अब इसके कुछ गुण हैं उसको देख लीजिए और कुछ डिमेरिट है उसके बारे में भी बता देता हूं। तो देखिए जैसे कि इंटरेक्टिव वीडियो दृष्टिकोण जो है व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ये बात तो आपको पता है कि आपको जो वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो डेली बेसिस पे यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो आप उन वीडियो को देखते हैं। इसके बाद से इसके कुछ डिमेरिट्स है, जैसे कि इस विधि में काफ़ी समय लगता है और संसाधनों की विशेष आवश्यकता होती है। तो जैसे कि एक वीडियो बनाना है तो अभी तो कुछ कम है, लेकिन तभी भी बहुत ज़्यादा कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। जैसे आपको एक वीडियो बनाना है टीचिंग से रिलेटेड तो आपको एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, नॉर्मल तो एक अगर वाइट बोर्ड है तो उस पर आप पढ़ा सकते हैं, और एक नॉर्मल फ़ोन आपको चाहिए, तभी भी कुछ नहीं तो 10 से 20 हज़ार एक्सपेंस आपके तुरंत लगने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और उसके बाद से वीडियो बनाने में भी समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप कैमरे से बात करते हैं, बच्चे या विद्यार्थी सामने आपके होते नहीं हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है जो कि क्लासरूम में आता है वो कैमरे पे नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। ये इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये विधि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आइए अगली विधि को देखते हैं। देखिए अगली जो विधि हमारी है वो है मुक्त अधिगम, जिसको इंग्लिश में ओपन लर्निंग भी बोला जाता है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको माइंड मैप में जब मैंने इसके बारे में बता रहा था तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि यह शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। लचीली क्यों है? क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता जो है यहाँ पर नहीं की जाती है कि नहीं आपको स्कूल्स में आना है, आपको इस समय क्लास करना है, तो इसलिए ये जो है लचीली विधि मानी जाती है मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग की विधि। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण और आवास और यहां तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप कहीं भी हो, ओपन लर्निंग में आप जो है उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में क्लास आपकी ओपन लर्निंग के थ्रू ऑनलाइन चल रही है, तो आपको वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जगह रहें आप ओपन लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें संसाधनों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगर फोन आप सबके पास है और सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई उपकरण अतिरिक्त नहीं चाहिए, आवास नहीं चाहिए। आवास का मतलब कोई क्लासरूम आपको स्पेशल नहीं चाहिए, आप अपने घर में जहां पर भी हैं वहां पर भी क्लास ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर होगा। इसीलिए इसको लचीली विधि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अनुकूल या अपने अनुसार कभी भी क्लास ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि इस सत्र में स्टार्ट हुआ तो अभी इस सत्र में एडमिशन लेना है, आप कभी भी इनरोल हो सकते हैं ऑनलाइन जो या ओपन लर्निंग जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर किसी भी कोर्स में। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओपन लर्निंग इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है किसी भी तरीके से एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे स्वयं प्रभा है, मूक है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है डिस्टेंस एजुकेशन भी इसको कहा जाता है। तो आप इनरोल होकर कोई भी कोर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए इसके भी कुछ गुण और अवगुण है। जैसे कि गुण तो आप ये समझ सकते हैं कि लचीलापन है, इसमें काफ़ी आप अपने अनुसार जो है एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। अवगुण का मतलब इसको तैयार करने में इसमें काफ़ी कुछ संसाधन लगते हैं, काफ़ी एक्सपेंस लगते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका भी मिल पाना थोड़ा संभव होता है। और सारा कुछ जैसे कि ऑनलाइन सारा कुछ होता है तो उसको मतलब पूरा वीडियो को रिकॉर्ड करना या लाइव जो भी टेलीकास्ट आपका जो भी प्रोग्राम आप देखते हैं स्वयं प्रभा हो या मूक पे, तो उसमें जो है काफ़ी समय लगता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम्स है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर क्लासेज मिल पाना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बाकी सब ऑल ओवर ये ठीक है, लेकिन जो इसके मेरिट्स हैं, जो डिमेरिट्स हैं, उसको मैंने बताने का आपको
प्रयास किया। और यहाँ पर देखिए एक मैंने इमेज भी लगा रखी है, ओपन लर्निंग आपको बीच में देखने को मिल जाएगा। हेल्प योरसेल्फ, यानी कि खुद से आप यहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लर्निंग फर्स्ट, उसके बाद से लर्निंग वीडियो के माध्यम से, फिर ऑन योर टर्म्स, यानी जैसे आप सीखना चाहते हैं घर पे बैठ के जहां पर भी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे लर्निंग विथ आपका रेलेवेंस यहाँ पर दिया गया है। यू आर हियर, आप कहीं भी रहे, किसी भी जगह आप जो है ओपन लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। फ्री है, पूरी तरीके से फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। लर्निंग नाउ, यानी कि आप स्टार्ट करिए कहीं से भी, आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। लर्निंग विथ यहाँ पर मीनिंग सारा कुछ, ये देखिए लर्निंग एट योर कन्वीनियंस, यानी जिस तरीके से आप चाहते हैं, कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे बात की गई है। उसके साथ लर्निंग टू शेयर, जो भी आप लर्न करते हैं उसे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से साइकिल के थ्रू इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या एक PDF भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ओपन लर्निंग आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगली शिक्षण विधि को देखते हैं। अगली जो विधि हमारी है वो है सतत अनुकरण विधि, जिसको इंग्लिश में सिमुलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में बताया, लेकिन यहाँ पर डिटेल में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें बताया कि इस विधि में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां पैदा की जाती है जो कि वास्तविक स्थितियों से बहुत मेल खाती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। जिस भी माहौल में उसको प्रशिक्षित करना, कोई भी प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्ति हो, अगर उसको प्रशिक्षण देना है जिस भी कार्य के लिए, जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, एक अंतरिक्ष यात्री होता है, तो उसे जीरो ग्रेविटी में रहना है। तो आपको पता है कि अर्थ पे जीरो ग्रेविटी तो है नहीं, तो उसी प्रकार का कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है जहां पर जीरो ग्रेविटी होता है और उसमें उसको प्रशिक्षित किया जाता है। तो कृत्रिम परिस्थितियां जो है सतत अनुकरण या सिमुलेशन मेथड में तैयार की जाती हैं प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसके बाद प्रशिक्षुओं या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। अब जीरो ग्रेविटी का अगर कृत्रिम वातावरण बन गया तो एस्ट्रोनॉट को जीरो ग्रेविटी में कैसे काम करना है, कैसे सारा कुछ करना है, जीरो ग्रेविटी में कैसे रहना है, खाना है, पीना है, सब कुछ जो है वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उदाहरण के लिए पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कृत्रिम स्थितियों में होता है। जैसे एक पायलट होता है तो उसको तुरंत प्लेन में बिठाकर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, उसको एक सिमुलेशन होता है, यानी कि एक चैम्बर कह लीजिए, पूरा कंप्यूटराइज चैम्बर होता है जिसमें उसको डिस्प्ले पे प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, जैसे लगेगा कि वो प्लेन में बैठा हुआ है। उसी प्रकार से रनवे उसे देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से जो आपके वेदर कंडीशन होते हैं ऊपर वो भी देखने को मिलेगा, और कैसे वो कंट्रोल करता है। तो वो सारा कुछ जो है ये कृत्रिम वातावरण में सीखता है। ऐसा नहीं कि आप प्लेन देके उनको सिखाया जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो यहां पर ये काफी हेल्पफुल होता है आपका सतत अनुकरण या सिमुलेशन मेथड इन सब घटनाओं से बचने के लिए और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस विधि में मशीनरी उपकरण आदि पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सामान्य व्यय कम होता है। यानी एक बार यहां पर खर्च लगता है, लेकिन जो इसके फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि आप बहुत सारे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, कृत्रिम वातावरण में प्रशिक्षित करके जो है वहां पे होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे आप बच सकते हैं। जैसे कि प्लेन से होने वाले जो भी आजकल वेदर कंडीशन की वजह से बहुत सारे प्लेन क्रैश कर जाती हैं, तो ये सब कुछ जो है आप सतत अनुकरण या सिमुलेशन मेथड के द्वारा कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पायलट हैं, ये प्लेन नहीं है, ये एक सिमुलेशन है, एक चैम्बर होता है जिसमें कंप्यूटर पूरा सिस्टम ऐसे लगाया जाता है कि लगे कि अंदर से वो प्लेन है, लेकिन बाहर से वो आपका जमीन पे ही पूरी तरीके से रहता है। लेकिन उसमें जो पायलट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से जो है एकदम रियल एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे लगता है प्लेन में बैठे हैं और प्लेन को ही कंट्रोल कर रहे हैं, और वैसी ही कंडीशन उनके सामने रखी जाती है और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस विधि में सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब देखिए पहले से अगर आप कृत्रिम वातावरण में आप प्रशिक्षित हो रहे हैं तो आप छोटी से छोटी समस्याएं जो उत्पन्न हो सकती हैं रियल वातावरण में, उससे आप बच सकते हैं, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो इसके भी कुछ मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, कई सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है रियल जो है वातावरण में जाने से पहले, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें संसाधन लगते हैं, व्यय खर्च होता है, लेकिन इसके एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूं सतत अनुकरण या सिमुलेशन मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि जिस भी वातावरण में आपको जाना है उसके लिए आपको कृत्रिम वातावरण में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, वही आपका सिमुलेशन मेथड होता है। तो उम्मीद करता हूं सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली शिक्षण विधि को देखते हैं।
अगली विधि जो हमारी यहाँ पर है वो है आपका अनुमानी या अन्वेषण विधि, जिसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए इसमें मैंने बताया कि अन्वेषण विधि को प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगर पूछा जाए कि ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुमानी विधि या अन्वेषण विधि को किसने प्रतिपादित किया है, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने जो है इसको प्रतिपादित किया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो है यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य मैं स्वयं खोज करता हूं। इस प्रकार ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। अब यहां पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ह्यूरिस्टिक का, चूंकि ये यूनानी शब्द है, लेकिन जब हिंदी में इसका रूपांतरण होता है, हिंदी में हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब होता है मैं स्वयं खोज करता हूं। यानी किसी भी जानकारी को जानने के लिए विद्यार्थी स्वयं खोज करता है, उसी का मतलब यहां पर ह्यूरिस्टिक होता है। उसका अर्थ ही ह्यूरिस्टिक, मतलब ह्यूरिस्टिक का यही अर्थ होता है, ये आपको समझ लेना है। इस प्रकार ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि होती है। यानी स्वयं खोज करना है, खोज के जो है तथ्यों को जानने का प्रयास करना है, वही आपका अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करते हैं। यानी कि यहां पर बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जाता है, उनको एक क्वेश्चन रखा जाता है, एक प्रॉब्लम रखी जाती है, उसके बाद से छात्र उसका आंसर खुद से ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, क्वेश्चन होता है, तो आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम या समस्या होती है तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है जब तक कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो इसलिए छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में। इसके बाद से मैंने बताया कि इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन होता है तो खुद से उसका आंसर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति में वो नए तथ्य और गुणों को सीखते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन रखा जाता है तो छात्र स्वयं से उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, इसलिए उनको सोचने का अवसर मिलता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थिंकिंग हो रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और इसके बाद से जो है यहाँ पर लगभग आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, यहाँ पे थिंकिंग चले। तो देखिए यहाँ पर जो भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेट करके ही मैं यहाँ पर पिक्चर लगाया हूँ, ताकि आपको इमेजिनेशन कर सकें या रिलेट करके जो है तथ्यों को समझ सके। तो उम्मीद करता हूँ अनुमानी या अन्वेषण विधि भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद से लास्ट जो हमारा मेथड इसमें होगा उसको भी देख लेते हैं। अगली जो विधि हमारी है वो है आपका ऐतिहासिक खोज विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि अनुमानी विधि से ही मिलती जुलती एक और विधि ऐतिहासिक खोज विधि है, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना। तो ये जो आपकी अनुमानी विधि है उसी से मिलती जुलती जो है आपकी ऐतिहासिक खोज विधि होती है। ये ज़्यादातर सामाजिक जो विषय होते हैं उसमें ये इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। किसका? डिस्कवरी मेथड, यानी कि जो आपका ऐतिहासिक खोज विधि है उसका। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है, जबकि अन्वेषण विधि वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित होती है। यानी कि ये जो आपका ऐतिहासिक खोज विधि, अब तो डिस्कवरी खोज विधि का मतलब आप समझे कि नहीं नई चीज़ों या नई तथ्यों या साइंस से रिलेट आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्राचीन घटनाओं के संदर्भ में बात की जा रही है। जबकि अन्वेषण जो आपका होता है एक वैज्ञानिक विषयों के बारे में आपका होता है, वैज्ञानिक विषय के तथ्यों को या रिसर्च को आप जो है उसमें करते हैं या खोजते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अतीत की जो घटनाएं हैं, जो प्राचीन में घटनाएं घट चुकी हैं, या कोई सिविलाइजेशन है, कोई सभ्यता है, उसके बारे में खोज जब आप करते हैं वो आपकी ऐतिहासिक खोज विधि के अंतर्गत आती है। इसमें यही बताया गया कि इसका संबंध प्राचीन घटनाओं से होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। और इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक जो विषय हैं उसी में किया जाता है। और यहाँ पर अन्वेषण का मतलब आप समझ लीजिए ये आपका वैज्ञानिक विषयों एवं वर्तमान से संबंधित होता है अन्वेषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐतिहासिक खोज विधि भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित कह लीजिए या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत जितनी भी विधियों के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर किसी भी विधि में कोई दिक्कत होती है, समझने में कोई तथ्य नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दें। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो उसके बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं। आपको कोई समस्या हो रही है, कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप फीडबैक दीजिए, यानी निगेटिव फीडबैक भी होगा तो अच्छे तरीके से आप बताइए कि क्या कमी इसमें है जिसको सुधार किया जा सकता है, जिससे कंटेंट और इंप्रूव किया जा सके। इसलिए मैं आपसे फीडबैक मांगता हूं, जो कमी है उसके बारे में भी आप बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव फीडबैक ही दीजिए, जो आपको लगता है रियलिटी में कि नहीं इसमें कुछ कमी है तो उसको भी बताइए, ताकि कंटेंट इंप्रूव होगा। और जब कंटेंट इंप्रूव होगा तो इससे आप ही का फायदा होगा। तो आप फीडबैक अपना जरूर दीजिए कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, ताकि बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि इतना सारा एफर्ट लगता है तो लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है। एक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, कि जिसके लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसका फीडबैक अच्छा, यानी उसको हेल्प मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। इसके साथ ही साथ लगता है कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प मिली और लगता है कि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सकती है, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो कुछ भी हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। उसके लिए हम जितना चाहें उतना मेहनत करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं चाहूंगा कि अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अच्छे से लग जाइए, पेपर 2 के लिए भी लग जाइए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने पास रख लीजिए किसी अच्छी पब्लिकेशन को, और डिटेल में सॉल्व कर जाइए। आप कभी ये गलती मत करिए कि एग्जाम के टाइम 15 दिन 20 दिन पहले आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। उस समय थोड़ी सी आपको क्या बहुत ज्यादा समस्या होगी और पूरा सिलेबस भी कवर नहीं होगा, और उस स्थिति में जो है रिजल्ट आपका क्लियर ना हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय